ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रूवन स्टेप है जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए रोड मैप देते हैं। चलिए इन 15 पावरफुल लॉस को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसे ये हमारे लाइफ को अपलिफ्ट कर सकता है। चैप्टर नंबर 1, मास्टरमाइंड यानी शानदार योजना बनाने वाला व्यक्ति। इस चैप्टर में हिल ने मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट को समझाया है। मास्टरमाइंड ये एक नया साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक का कानून है जो लगभग सभी शानदार व्यक्तिगत उपलब्धियों की नींव है। पर असल में मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड एक ऐसा माइंड है जो 2 या उससे ज़्यादा लोगों के सहयोग से बनता है, जो किसी विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। हिल ने इंट्रोडक्शन को बहुत प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाते हुए एटम्स, एयर और ईथर जैसे एलिमेंट का जिक्र किया है और फिर दिमाग की वाइब्रेशन की बात की है। वाइब्रेशन मास्टरमाइंड कोर पिलर्स में से एक है, क्योंकि मास्टरमाइंड के एक हर मेंबर का उद्देश्य की एकता में होना बहुत ज़रूरी है। अपनी यूनिटी के व्याख्या में हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बड़े डेवलपर्स मास्टरमाइंड ग्रुप के क्रिएटर्स या मेंबर्स थे, जिसने उन्हें फाउंडेशनल इंडस्ट्री की मजबूत बनाने की ताकत दी। तो आइए इन मास्टरमाइंड के मेंबर्स को जान लेते हैं। मास्टरमाइंड के 5 प्रमुख मेंबर्स थे। नंबर 1, फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड। नंबर 2, प्रोलिफिक इन्वेंटर थॉमस एडिसन। नंबर 3, फायरस्टोन टायर कंपनी के हार्वी फायरस्टोन। नंबर 4, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के एसआर जॉन डी रॉकीफेलर। और नंबर 5, यूएस स्टील कॉरपोरेशन के एंड्रयू कार्नेगी। अब आइए हिल द्वारा बताए गए मास्टरमाइंड के 15 कानूनों या नियमों के विवरण को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑडियो बुक सुनने को मिलते हैं। तो देर किस बात की, अभी चैनल को ज्वाइन करें और पाएँ हेल्पफुल ऑडियो बुक हिंदी में। चैप्टर नंबर 2, डेफिनेट चीफ इन यानी एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। यह नियम आपको सिखाएगा कि बेकार होने वाली मेहनत को कैसे बचाएं, जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश में बढ़ाते हैं। ये पाठ आपको सिखाएगा कैसे एमलेसनेस से दूर हटें और अपने दिल और अपनी पकड़ को एक निश्चित चीज़ जीवन के उद्देश्य पर कैसे स्थिर करें। डेफिनेट चीफ एम एक सिंपल गोल से कहीं अधिक होता है। ये एक संभावित वास्तविकता होती है, एक सपना जिसे आप भविष्य में रियलिटी बनाने के लिए कमिटेड हैं। अपने चीफ एम को असलियत कैसे बनाएं, इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, राइट इट डाउन, उसे लिखें। आप अपने चीफ एम को वास्तविकता में बदलने की शुरुआत इसे एक छोटी याद रखी जा सकने वाली स्टेटमेंट के रूप में लिखकर करते हैं। इस स्टेटमेंट को कहीं नोट करें, जैसे कि अपने फ़ोन की नोट्स ऐप में या किसी कार्ड पर। स्टेप 2, राइट योर ट्रेड, अपना व्यापार भी लिखें। अपने उद्देश्य के नीचे लिखें कि इसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे समय, पैसा या अन्य संसाधन। उन सेक्रीफाइसेस को लिखना भी मददगार हो सकता है जो आप बेहतर भविष्य के लिए देने के लिए तैयार हैं। स्टेप 3, रिपीट इट 12 टाइम्स डेली, अपने गोल्स को दिन में 12 बार दोहराएं। लॉ ऑफ सक्सेस के दौरान अपने लक्ष्य को दिन में 12 बार दोहराएं। अपने लक्ष्य को लगातार याद करते रहें जब तक कि आपको इसके अचीवमेंट का जुनून ना हो जाए। चैप्टर नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हिल्स ने इंसानियत के 6 फियर यानी डर के बारे में बताया है। 1, गरीबी का डर। 2, बुढ़ापे का डर। 3, बुराई का डर। 4, किसी के प्यार को खोने का डर। 5, बीमारी का डर। और सबसे अधिक मरने का डर। आप इन परेशान करने वाले ख्यालों से कैसे निपटते हैं? आप ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसे सेल्फ टॉक भी कहा जाता है। एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने डर का सामना अपने पॉजिटिव ख्यालों से करने लगते हैं, तब आप पाएंगे कि जितना आप पॉजिटिव बनते हैं, उतने ही पॉजिटिव लोग आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को या तो पाया जा सकता है या खोया जा सकता है। ये इस्तेमाल करने से बढ़ता है और इस्तेमाल न करने से गायब हो जाता है। चैप्टर नंबर 4,
द हैबिट ऑफ सेविंग, बचत की आदत। बहुत से कारणों से आपको पैसा बचाने की आदत को विकसित करना चाहिए। सेविंग की आदत न केवल इंसान की पूरी सेहत, मानसिक और शारीरिक को बेहतर बनाती है, बल्कि यह भविष्य में इन्वेस्टमेंट की अवसर भी खोलती है और गरीबी के डर को दूर करती है। लेखक ने बताया है कि कैसे उधार लेने और ओवर स्पेंडिंग का असर उनकी और उन लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया है। सेविंग का पहला कदम है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का पता होना और उसे एक बजट के रूप में प्रबंधित करना। हो सकता है आप सोच रहे हो कि सेविंग का सलाह देना आसान है, लेकिन असल में हमें कितनी बचत करनी चाहिए। हिल ने लगभग 200 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद एक मॉडल डिस्कस किया है जिससे फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोगों को भी आर्थिक सफलता हासिल हुई। इस मॉडल के अनुसार टोटल इनकम का 20% सेविंग में जाना चाहिए, 50% में घर के सभी बेसिक एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए और एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10% एलोकेटेड होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। हिल बताते हैं कि कैसे इनिशिएटिव और लीडरशिप से उन्होंने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल बनाया। अपना स्कूल शुरू करने के लिए उन्हें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला, स्टार्टअप कैपिटल यानी कि पैसा, और अपने छात्रों को सिखाने के लिए एक कोर्स। उनके पास अपने छात्रों को देने के लिए ज्ञान तो थी, पर स्कूल शुरू करने का पैसा नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था अपने स्कूल को शुरू करने के लिए पैसे को जमा करना। दूसरा, उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाया कि कैसे वो अपने लक्ष्य को असलियत बनाएंगे। हिल्स के एक्शन स्टेप: अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य को लिखना और एक विस्तृत योजना बनाना। हिल ने शिकायत और चिंता करने की जगह ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कदम उठाया जिन्हें उनके ज्ञान की ज़रूरत थी और जिनके पास मार्केटिंग और सेलिंग सीखने के लिए पैसा था। इस बात को मानते हुए कि उनकी बिजनेस एजुकेशन के लिए मार्केट है, वो आखिर तक लड़ते रहे जब तक उन्हें उनका चीफ एम नहीं मिल गया, यानी पढ़ाने की एक जगह, क्योंकि उस वक्त तो इंटरनेट से डिजिटल शिक्षा अभी नहीं थी। इसलिए जो सीखना चाहते थे वो कॉलेज गए। हिल एक बड़े नामी बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर के पास गए और उन्हें अपना कोर्स बताया जिससे कॉलेज ज़्यादा छात्रों को आकर्षित कर सकता था। शुरुआती पैसे के बदले कॉलेज को हिल का एजुकेशन सिस्टम मिल गया। डायरेक्टर दिल से राज़ी हो गया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और हिल को अपना पैसा मिल गया। 1 साल से कम वक्त में कॉलेज से लिया हुआ सारा पैसा हिल ने लौटा दिया और फिर हिल ने उसे अकेले बिजनेस की तरह संभाला। ऐसे 3 स्टेप्स जिसे हम इनिशिएटिव लेना और लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको टालने की आदत को जीतना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। नंबर 2, अपने आसपास के लोगों को कदम उठाने और कल पर चीज़ें न टालने के लिए प्रोत्साहित करें। और नंबर 3, सकारात्मक नेतृत्व कौशल विकसित करें जो आत्मनिर्णय, स्वतंत्रता, आत्मविकास, ज्ञान और न्याय तक ले जाए। चैप्टर नंबर 6, इमेजिनेशन यानी कल्पना। इमेजिनेशन की ताकत ऐसी उदाहरण से भरी पड़ी है जिसमें अगर वो सही से इस्तेमाल की जाए तो किसी की भी काबिलियत को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। हिल ने बहुत सी इंडस्ट्री के सेल के पर्सन का सेल उदाहरण किया है जो इमेजिनेशन की मदद से बहुत ऊपर उठे हैं। नंबर 1, नेपोलियन ने ओहायो के गवर्नर को एक सुधरे हुए कैदी की रिहाई का आइडिया बेचा, इमेजिन करके कि गवर्नर एक कैदी को क्यों आज़ाद करेंगे। नंबर 2, शिकागो के पॉल हैरिस ने अपनी पहली रोटरी बेची जब उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को एडवर्टाइज करने का एक अनोखा तरीका इमेजिन किया, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लॉज की वजह से बंद कर दिया गया था। नंबर 3, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डॉक्टर हार्पर जिन्होंने जॉन डी रॉकीफेलर के डोनेशन को इमेजिन किया। चैप्टर नंबर 7, एक्साइटमेंट यानी उत्साह। जब आप जोशीले बन जाते हैं तो आप ज़िंदगी और जुनून के लिए री एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और अपने इस जोश के साथ आप कम नींद के साथ भी काम कर पाते हैं। जोश आपके एक्शन को ताकत देता है, जैसे एक तीर को एक धनुष उस दिशा में जाने की ताकत मिलती है जहां आप चाहते हैं। साथ ही आपको नकली जोश से भी बचना है। असली जोश एक इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहर से। चैप्टर नंबर 8, सेल्फ कंट्रोल। जैसे आपने समझा कि इंथ्यूजियाज्म आपके ड्राइव करता है, यह क्लच की तरह काम करता है। सेल्फ कंट्रोल उसी कॉइन का दूसरा पहलू है।
या ब्रेक और स्टीयरिंग है जो आपको रुकने और दिशा बदलने का मौका देता है। सेल्फ कंट्रोल एक बैलेंस व्हील है जिसे आप अपने इंथुसियाज्म को कंट्रोल में रखकर उसे सही दिशा में चैनल कर सकते हैं ताकि यह आपको वहीं ले जाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसी तरह आप अपने डेस्टिनी के मास्टर और अपनी सोल के कैप्टन बन सकते हैं। सही कंट्रोल के बिना पिछले सभी नियमों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन अपनाएं। एक्सट्रीम इंथुसियाज्म भी हमेशा से पेश नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पास हैंड ब्रेक रखें। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने डेस्टिनी के मास्टर बनना। चैप्टर नंबर 9, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन 4। इसका मतलब है भुगतान से अधिक करने की आदत। यह लेसन आपको सिखाएगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का लाभ कैसे उठाएं, जिससे आपको उस सर्विस से अधिक रिटर्न मिल सके जितनी आपने इनिशियली दी है। कोई भी व्यक्ति एक सच्चा लीडर नहीं बन सकता जब तक वह इस हैबिट को नहीं अपनाता कि वह जितना उसे भुगतान किया जाता है उससे अधिक और बेहतर काम करता है। जब आपको इमीडिएट बेनिफिट ना मिले तब भी आप अपना बेस्ट देने के फायदे होते हैं। जब लेखक लॉ ऑफ सक्सेस पर काम कर रहे थे तब वह अंडरपेड थे, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक काम किया और जल्द ही उन्होंने अपना कोर्स बना लिया। तो वह थॉमस एडिसन के एक कॉलीग से मिले जिन्होंने उन्हें एक जज से मिलवाया जो फोर्ड मोटर कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन थे, एल्बर्ट एच गैरी। इस जज ने लॉ ऑफ सक्सेस कोर्स को फोर्ड कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदा और हिल की फाइनेंशियल किस्मत वहीं से बदल गई। इसके बाद उनका कोर्स कई बिजनेसेस ने भी खरीदा। सबसे अधिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब मिलता है जब आप एक्सपेक्टेड से अधिक डिलीवर करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है जब आप अपने काम में फुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं और वे आपके पैशन को देखकर आपको और अधिक रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जब आप अपने काम के प्रति कमिटमेंट दिखा पाते हैं तो आप क्राउड से अलग खड़े हो जाते हैं। कोई भी लीडर जो केवल इक्वल आउटपुट पर फोकस करता है एक इम्पैक्टफुल लीडर नहीं बन सकता। चैप्टर नंबर 10, प्लीजिंग पर्सनालिटी एक चार्मिंग पर्सनालिटी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण टूल है। जब यह अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ जाता है तो यह सबसे कठिन ऑब्स्टिकल को भी दूर कर सकता है। इस लेसन में रातों रात लीडर्स को बेहतर बनाया है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे अपने व्यक्तित्व को इस तरह से डेवलप करें कि आप खुद को किसी भी माहौल या दूसरे व्यक्तित्व में ढाल सकें और वहां इन्फ्लुएंस हासिल कर सकें। लोगों के साथ इंगेजिंग होना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कंपनी में ड्रेस कोड और कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी होती है ताकि उनके स्टाफ तक कस्टमर आसानी से पहुंच सके। एक आकर्षक व्यक्ति जानता है कि दूसरों को अपने सर्कल में कैसे लाना है। चार्म और मैग्नेटिक पर्सनालिटी वे टूल्स हैं जो पोटेंशियल क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं जिससे वे आप पर भरोसा करते हैं और आपको बिजनेस देते हैं। एक नीट एंड क्लीन एपरेशन बड़ा अंतर ला सकती है। कोई भी रूड और बदतमीज इंसान से बातचीत करना पसंद नहीं करेगा। तेज दिमाग और आकर्षण किसी भी बिजनेस में बाधाओं को पार कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति की प्रोफेशनल अपीयरेंस को डेवलप करें ताकि सफलता तक पहुंचना आसान हो सके। अ वेलकमिंग पर्सनालिटी इज़ अ सिंबल ऑफ सक्सेस। एक आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को अट्रैक्ट करने की कला जानता है और इसमें वह मैग्नेटिक पावर होती है जो बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अगर आप ऐसी पर्सनालिटी को अपने इंटेलिजेंस के साथ जोड़ते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं पाएंगे। और चैप्टर नंबर 11, एक्यूरेट थिंकिंग यानी सटीक सोच। सटीक सोच सफलता के नींव के सबसे महत्वपूर्ण पत्थरों में से एक है। यह लेसन आपको सिखाएगा कि तथ्यों को जानकारी से कैसे अलग करें। ये समझाएगा कि चार तथ्यों को दो क्लासेस में कैसे डिवाइड करें, महत्वपूर्ण और महत्वहीन। ये आपको सिखाएगा कि कैसे फैक्ट के आधार पर एक निश्चित कार्य योजना बनाएं। ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपकी तरह एक्यूरेट नॉलेज की तलाश में हो। मेंटरशिप प्राप्त करना बेहद फ़ायदेमंद है और एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना सही दिशा में बढ़ने का तरीका है। इससे आप सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि सफलता ही और सफलता को आकर्षित करती है। गलत जानकारी और भ्रामक खबरों से भरी इस दुनिया में फैक्ट्स को ओपिनियन से अलग करना आसान नहीं है। एक साफ थिंक और डेटा पर अटैक करता है, इमोशंस पर नहीं। आपको फैक्ट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट एंड सेकेंड पार्ट इज इनसिग्निफिकेंट एंड इरेलेवेंट।
सटीक सोच आपको एम्पावर्ड बनाती है ताकि आप सही डिसीजन लेकर अपने गोल्स तक इफिशिएंटली पहुंच सके। चैप्टर नंबर 12, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। एकाग्रता आपको सिखाता है कि जब तक आप उस विषय में महारत हासिल करने के तरीके ना निकाल लें, एक वक्त में एक विषय पर कैसे ध्यान दिया जाए। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप दूसरे के दोस्त बने, जिसे आप उनकी पूरी नॉलेज को अपने प्लान और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे आपको अपने पास पार्ट्स के फोर्सेस की जानकारी मिलेंगे और आप देखेंगे कि इन फोर्स को अपने मतलब के लिए कैसे इस्तेमाल करें। जब आपके पास लेज़र बीम फोकस होता है तो आप जल्दी सफलता पाते हैं, क्योंकि आपके एक्शन एक ही दिशा में होते हैं। जब आपका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक टारगेट फिक्स करें और चलें। सफलता पैरों के निशान छोड़ती है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन निशानों को ढूंढें जब तक आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचें। चैप्टर नंबर 13, सपोर्ट। सहयोग आपको टीम वर्क सिखाएगा। ये लेसन आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी मेहनत को दूसरों की मेहनत से मिलाएं ताकि जलन लड़ाई खत्म हो जाए। आप तलाशेंगे कि जो उस काम में लगे लोगों ने सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल करें। सक्सेस माइंडेड लोगों का आपका एक अपना सर्कल बनाएं जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ऐसे लोग जो लगातार आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे। उससे पहले ये सोचें कि आप बदले में इन लोगों को क्या देंगे। कभी कभी टॉप तक ले जाने वाली अकेली सड़क पर किसी का साथ होना अच्छा होता है, पर उन लोगों को चुनें जिन्हें आप साथ ले जाएंगे। आपकी टीम से आपकी भूख, आपकी ड्राइव और परसिस्टेंट गुजरनी चाहिए। सुस्त दोस्तों को छोड़ दें। अपनी सक्सेस की हंटर्स टीम को वैसे ही सपोर्ट करें जैसे वो आपको सपोर्ट करते हैं। अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करें और एक दूसरे को एनर्जी दें ताकि आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। चैप्टर नंबर 14, फेलियर यानी असफलता। असफलता का लाभ यह है कि यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने अतीत और भविष्य की असफलताओं और गलतियों को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। ये लेसन आपको ये लेसन आपको टेम्पररी हार और असफलता के बीच का अंतर समझाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फ़र्क है। इससे आप यह भी सीखेंगे कि अपने और दूसरों की असफलताओं से कैसे सीखकर उन्हें अपने फ़ायदे में बदल सकते हैं। अधिकतर असफलताएं केवल टेम्पररी सेट पर होती है। जितना बड़ा कदम आप उठाएंगे उतना ही आप सीखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी और कौन सा नहीं। गेहूं को भूसे से अलग करने की तरह अपनी रणनीतियों का विश्लेषण करें और तभी एक्शन लें जब आप पूरी तरह से तैयार हों। शुरुआती असफलता अक्सर आगे बढ़ने की सीधी तकनीक होती है, क्योंकि यह आपको आपकी गलतियों से सबक लेने का अवसर देती है ताकि आपके अगले कदम बेहतर हो। याद रखें, परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान होने के नाते हम गलतियां करते हैं, लेकिन समझदारी इसमें है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और फिर अपने अगले कदम समझदारी से उठाएं। असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है जो आपको सफलता के करीब लाती है। चैप्टर नंबर 15, टॉलरेंस यानी सहनशीलता। सहनशीलता का पाठ आपको यह सिखाएगी कि जातीय और धार्मिक विवादों के खतरनाक प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है, जो अनगिनत लोगों को निरर्थक लड़ाइयों में उलझा देता है। इससे उनका खुद का दिमाग विषाक्त हो जाता है और वे तर्क और समझ के द्वार बंद कर लेते हैं। ये लेसन सटीक विचार के पाठ जैसा ही है, क्योंकि सहनशीलता के बिना कोई भी व्यक्ति सटीक विचारक नहीं बन सकता। असहिष्णुता ज्ञान के द्वार को बंद कर देती है और उन लोगों को दुश्मन बना देती है जिन्हें मित्र होना चाहिए। यह अवसरों को समाप्त कर देती है और मन को संदेह से भर देती है। अज्ञानता से बचें, सहनशीलता को अपनाएं। अपने मन को विभिन्न प्रकार के लोगों, संस्कृतियों, धर्मों और जीवन शैलियों के लिए खोलें। नफरत के जहर में डूबने से बचें। आप अपनी ज़िंदगी को कहीं अधिक समृद्ध बनाएंगे यदि आप यह समझ लें कि हर इंसान अलग है और सबका अंदाज अपना अपना है। चैप्टर नंबर 16, द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का पाठ आपको यह सिखाएगा कि इंसान के महान यूनिवर्सल लॉज का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आप किसी भी व्यक्ति और समन्वय आसानी से प्राप्त कर सकें। गोल्डन रूल फिलॉसफी की समझ का अभाव ही करोड़ों लोगों की इस असफलता का मुख्य कारण है।
जब आप इन 15 लॉस को पूरी तरह से समझ और उपयोग में लाने लगेंगे, जिसमें लगभग 15 से 30 सप्ताह का समय लग सकता है, तो आप वह शक्ति बनाने में सक्षम हो जाएंगे जिसे आप अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। इन 15 कानून का उद्देश्य आपके पास मौजूद सारी जानकारी को व्यवस्थित करना, ताकि आप इस ज्ञान को शक्ति में परिवर्तित कर सकें और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उपयोग कर सकें। तो ये थे द लॉज ऑफ सक्सेस की पावरफुल इंसाइट्स। नेपोलियन हिल के ये लॉज एक रिमाइंडर है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है, जिसमें डिसिप्लिन, पॉजिटिव माइंडसेट और हार्ड वर्क से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो सक्सेस के इस जर्नी में आपके साथी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और याद रखें, आपकी सक्सेस आपके हाथों में है।